बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं मेटलैंड, और मेटलैंड की सारी तैयारी आपने इस बुक से करनी है विच इज़ 7th एडिशन। और मेटलैंड में हमारे पास प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस भी आती है विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वाइवा, और उसके साथ साथ हमारे पास जो PT2 है उसमें मेन सब्जेक्ट भी आता है मैनुअल थेरेपी का, उसमें बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो हमारे पास थेरी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इन सब लेक्चर्स में मैं उन टॉपिक्स को कवर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि मेटलैंड के हमारे पास कुछ ग्रेड्स होते हैं, और साथ में उन ग्रेड्स को तो हम पढ़ चुके हैं पिछले साल भी, ठीक है, जो 5 ग्रेड्स थे। अब हम उनकी स्पाइन पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे। बट उससे पहले आपको मेटलैंड का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मेटलैंड के फंडामेंटल्स क्या हैं, जिनके बारे में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा इन थेरी पेपर। अगर हम मैनुअल थेरेपी में देखें तो इसमें बहुत से डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, ठीक है, जैसे कि मेटलैंड है, कैल्टनबॉर्न है, मुलिगन है, इस तरह से और भी बहुत से लोगों ने अपनी टेक्निक्स दी हुई हैं। और इन सब में डिफरेंस क्या आता है, इनकी एप्लीकेशन में डिफरेंस है, इनकी जो फ़िलासफ़ी है मेन डिफरेंस उसमें आता है। अब अगर हम मेटलैंड की बात करें तो जो इसकी फ़िलासफ़ी है, इसका कॉन्सेप्ट है, वो किन पिलर्स पे खड़ा हुआ है, ठीक है, उसकी बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर हम पास्ट पेपर में देखें तो ये आपके पास क्वेश्चन भी आ चुका हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हाट आर द फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ मेटलैंड कॉन्सेप्ट। तो बिफोर स्टार्टिंग एक्चुअल चैप्टर फ्रॉम दिस बुक, मैं आपको पहले फंडामेंटल कंपोनेंट्स के बारे में बताऊँगी। फर्स्ट कंपोनेंट इज पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच। अकॉर्डिंग टू मेटलैंड्स फिलॉसफी, जब आपके पास कोई पेशेंट आया है और आप उसे ग्रेड्स ऑफ मोबिलाइजेशन अप्लाई करने लग गए हो, तो थ्रू आउट द ट्रीटमेंट आपने पेशेंट को अपना मेन पॉइंट रखना है, लाइक ही इज़ द मोस्ट VIP पर्सन एट द मोमेंट, ठीक है। आपने उस पर कंसनट्रेशन देनी है, उसको अपनी सारी अटेंशन देनी है, उसको गौर से सुनना है, उसके साथ कम्युनिकेशन आपकी वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों अच्छी होनी चाहिए। फिर जब आप पेशेंट से कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करते हो, उसे हिस्ट्री पूरी लेते हो, तो आपको आइडिया हो जाता है कि पेशेंट का सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, उसकी एजुकेशन कितनी है। तो बाकी जितनी भी फर्दर आपकी वो सारी असेसमेंट चल रही होती है ना, ट्रीटमेंट सेशन चल रहा होता है, तो उसमें आपने ध्यान रखना होता है कि आप टर्मिनोलॉजी पेशेंट के साथ कौन सा इस्तेमाल करो। तो बाकी जितना भी सारा आपका ट्रीटमेंट सेशन होता है ना, आप उसके बेसिक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और पेशेंट की समझ को देखते हुए या उसके कैलिबर को देखते हुए अपनी टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हो। ये नहीं होगा कि आपका पेशेंट समझ ही नहीं रहा आप जिन टर्म्स को बोली जा रहे हो, तो आपका और पेशेंट का कभी भी रिलेशनशिप, एक अच्छा थेराप्यूटिक रिलेशनशिप डेवलप नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यही आ जाता है इसमें कि थेराप्यूटिक रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट आपका होना चाहिए, कि आप जो बात बता रहे हो पेशेंट उसको समझ रहा हो, वो आप पे ट्रस्ट करे और फिर वो अपना ट्रीटमेंट सेशन जो है उसे प्रोग्रेस करवाए। तो ये सब हमारे पास बातें आ जाती हैं पहले पॉइंट में, जो कि मेटलैंड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आगे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट आ जाता है ब्रिक वॉल अप्रोच। ब्रिक वॉल अप्रोच में हमने क्या करना है कि अगर हमारे पास एक पेशेंट आ गया विद अ स्पेसिफिक सेट ऑफ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, कि उसके पास कोई हिस्ट्री थी फॉल की, ठीक है, उसके पास उसके सिम्टम आना शुरू हो गया, उसके एल्बो में पेन स्टार्ट हो गई, और फिर हमने उसे लेटरल एल्बो के लिए कोई टेस्ट वगैरह परफॉर्म करवाए, तो हमें कुछ साइंस भी उसके मिल गए, ठीक है। तो ये सारी उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हो गई। और अब जब हमारे पास कुछ एक क्लिनिकल पिक्चर आ गई ना, उसको फिर हम सोचेंगे कि अच्छा इसका डायग्नोसिस ये बन सकता है, हो सकता है कि इसको टेनिस एल्बो हो सकता है, उसको कोई और मसला हो सकता है उसकी कोई अंडरलाइंग पैथोलॉजी हो। वो जो सब कुछ हम सोच रहे होंगे ना, जिसके बारे में हमें शक होगा कि इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, वो हम पहले कंपार्टमेंट में रख देंगे। और जो चीज़ें हमारे पास कन्फर्म्ड होंगी कि हाँ ये चीज़ें तो पेशेंट के पास हैं, ये तो कन्फर्म है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, वो हम क्लिनिकल प्रेजेंटेशन वाले कंपार्टमेंट में रख देते हैं। अब होता क्या है कि जब हम मेटलैंड या कोई भी मोबिलाइजेशन टेक्निक अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो हम क्लिनिकल प्रेजेंटेशन को देखते हैं। अब होगा क्या कि हमारे पास एक पेशेंट आ गया विद पेन इन द लैटरल साइड ऑफ एल्बो, ठीक है। हमने अभी तक उसका डायग्नोसिस कंफर्म नहीं किया कि इट इज़ टेनिस एल्बो, बट फिर भी हमें पता है कि हम अगर मोबिलाइजेशन देंगे तो शायद उसका पेन कम हो जाए। तो हम इस कंपार्टमेंट को छोड़ते हुए इस कंपार्टमेंट पे फोकस करेंगे और उसको मोबिलाइजेशन सप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमें फ़ायदा ये हुआ इस अप्रोच से कि हम कंफ्यूज नहीं हुए दोनों चीज़ों के बीच में, हमने अपना ट्रीटमेंट प्रोग्रेस करवा दिया। और तीसरा फ़ायदा ये हो गया कि फिजियोथेरेपिस्ट ने अपने जो मेंटल ब्रेन स्टॉर्मिंग थी ना, उसको रोका नहीं, वो साथ साथ अपने डायग्नोसिस और बाकी सब चीज़ों पर, उसकी अंडरलाइंग पैथोलॉजी पर भी ब्रेन स्टॉर्मिंग करता रहा कि हो सकता है ये हो ये हो ये हो, ठीक है, अनटिल वो एक कन्फर्म डायग्नोसिस पे नहीं पहुंचा। और डायग्नोसिस पे पहुंचने से पहले पहले हमने अपना ट्रीटमेंट भी स्टार्ट कर दिया। तो ये ब्रिक वॉल अप्रोच का फ़ायदा होता है। इसमें यही होता है कि 2 इंडिपेंडेंट कंपार्टमेंट है, लेकिन उन दोनों कंपार्टमेंट में कोई ना कोई रास्ता है कि उनमें चीज़ें फ़्लो कर सकती हैं। तो ये मेन कॉन्सेप्ट था। और इसमें जो है ये आपके पास पेपर का भी क्वेश्चन है, चैप्टर 1 में से सारी डिटेल्स हम और डिस्कस कर लेंगे। और इसमें बिल्कुल यही चीज़ लिखी हुई है
कि जो पहला कंपार्टमेंट है आप उसमें अपनी प्रिकॉशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशन और जो सारे थ्योरेटिकल वर्क है वो आप अपना डाल सकते हो। उसके बाद इसकी जो 3 मेन रीज़न है कि हम रिकॉल अप्रोच को क्यों करते हैं वो मैंने 3 रीजंस बता दी थी कि ट्रीटमेंट को प्रोग्रेस करवा सकते हो, इंडिपेंडेंटली आप थिंकिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करवा सकते हो, ये सब चीज़ें थी। उसके बाद ये वाला टेबल आपने ड्रॉ करना होता है जिसमें अब ये पूरा एक टेबल है, ठीक है। एक साइड पे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है जिसमें वो हिस्ट्री, साइन एंड सिम्टम जो कि कंफर्म चीज़ें हैं, पेशेंट के थ्रू हमें कंफर्म्ड है, और दूसरी पर जिनके बारे में अभी हम सोच रहे हैं, ठीक है, हमें अभी कंफर्म नहीं है, जैसे कि डायग्नोस्टिक टाइटल हो गया उसका या अंडरलाइंग पैथोलॉजी जो भी चल रही हो, दैट्स ऑल। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पैराडाइम ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड मैक्सिमाइजिंग मूवमेंट पोटेंशियल। अब अगर आपके पास कोई पेशेंट आएगा विद सम स्पाइनल इशू तो सबसे पहले उसकी रेंज ऑफ मोशन कम हुई होगी, ये लाजमी बात है। अब आप देखोगे कि उसकी रेंज ऑफ मोशन पहले कितनी थी बिफोर द इंजरी या बिफोर द पैथोलॉजी, उसके बाद उसकी रेंज ऑफ मोशन की जो मूवमेंट अवेलेबल है अब उसकी क्वालिटी कैसी है, वो कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है अब, और उसके लिए फिर आप कुछ चीज़ें टेस्ट करते हो, जैसे कि उसका पैल्पेशंस करके हम चेक करते हैं, उसकी फंक्शनल मूवमेंट करवा के चेक किया जाता है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू चेक किया जाएगा, उसका पेन रिस्पॉन्स चेक किया जाता है अपॉन मूवमेंट, ठीक है। एक मूवमेंट करवाई, साइड बेंडिंग करवा के चेक कर लिया कि पेन कितना एग्रीवेट हुआ है या पेन कितना रिलीव हुआ है, ठीक है। तो ये सब हमने मूवमेंट पोटेंशियल में उसकी चेक करनी है चीज़ें। उसके अलावा डिफरेंशिएटिंग टेस्ट एंड ब्रीफ अप्रेजल टेस्ट आते हैं, ये आपको हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि किस वजह से मूवमेंट रिड्यूस्ड है, कौन सा कॉम्पोनेंट है, लिगामेंट्स की वजह से है, मसल की वजह से या बोनी कॉम्पोनेंट की वजह से मूवमेंट रिड्यूस हुई है। देन हमने फंक्शनल मूवमेंट करवा के देखनी है, उसके बाद हम एसेसरी मूवमेंट करवा के देखते हैं। एसेसरी मूवमेंट और फंक्शनल या फिजियोलॉजिकल मूवमेंट में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर वाइवा। देन कंबाइंड मूवमेंट्स आ जाती हैं, यानी कि डिफरेंट मूवमेंट का हम कम्बिनेशंस करते हैं और फिर चेक करते हैं कि किस पे पेन रिस्पॉन्स ज़्यादा हमें मिल रहा है और किसकी वजह से मूवमेंट लिमिटेशन ज़्यादा आ रही है। दिस इज़ द थर्ड पॉइंट। अब हम चलते हैं फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ मेटलैंड कॉन्सेप्ट की तरफ। लास्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आ जाता है साइंस एंड आर्ट ऑफ असेसमेंट। अब थ्रू आउट मेटलैंड हम पढ़ेंगे एनालिटिकल असेसमेंट को भी, आगे एक पूरा चैप्टर है असेसमेंट पर, ठीक है। तो इसलिए मैं इधर इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस आपको ये पता होना चाहिए कि मेटलैंड की फिलॉसफी है कि थ्रू आउट द ट्रीटमेंट आपने उसकी रिपीटेड असेसमेंट करनी है पेशेंट की, बिफोर द स्टार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट, ठीक है। और हर सेशन के बाद, हर टेक्निक एप्लीकेशन के बाद आपने पेशेंट की असेसमेंट करनी है, और इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको साथ साथ पता चलता रहेगा कि जो आप टेक्निक अप्लाई कर रहे हो उससे पेशेंट को बेनिफिट हो रहा है या नहीं। और जिस पॉइंट पर आपको लगे कि अब इस टेक्निक से पेशेंट को बेनिफिट नहीं मिल रहा तो आपने अपनी अप्रोच चेंज कर लेनी है। और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन मेटलैंड। इससे हमें ये भी पता चलता है कि अकॉर्डिंग टू मेटलैंड एक फिजियोथेरेपिस्ट की जो मेंटल थिंकिंग प्रोसेस है वो कितना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से उसको और पेशेंट दोनों को फ़ायदा होगा एक बेनिफिशियल अप्रोच या बेनिफिशियल ट्रीटमेंट प्लान बनाने में।